विज्ञान और अध्यात्म। अक्सर लगता है ना कि ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक है जो सबूत मांगती है और दूसरी जो अनुभव पर टिकी है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर इन दोनों के बीच एक पुल बन सकता हो। आज हम एक ऐसे ही हिम्मत वाले सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे जो ठीक यही करने का दावा करता है। चलिए इसी कमाल के आइडिया से शुरुआत करते हैं। कल्पना कीजिए कि विज्ञान और अध्यात्म दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही सच्चाई को दिखाने वाले दो अलग अलग आईने हैं। एक आईना दिखाता है कि कोई चीज कैसे काम करती है और दूसरा आईना दिखाता है कि उस चीज का होना कैसा महसूस होता है। मतलब ये सिद्धांत कहता है कि दोनों एक ही हकीकत के अलग अलग रिफ्लेक्शंस हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि ये सिद्धांत ब्रह्मांड के जन्म से लेकर हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों तक, यानी चेतना, मृत्यु और जिंदगी के मतलब को एक ही धागे में कैसे पिरोने की कोशिश करता है। तो शुरू करते हैं। इस सिद्धांत का नाम थोड़ा अजीब है, DPVICRADM। हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका जो मूल आइडिया है ना, वो बड़ा सरल है। ये असल में दो बड़े विचारों का संगम है। DPV, जो एक प्राचीन आध्यात्मिक ढांचा है, और ICRADM, जो एक आधुनिक वैज्ञानिक ढांचा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों रास्ते भले ही अलग-अलग दिशाओं से आते हों, पर पहुंचते एक ही मंजिल पर हैं। DPV यानी आध्यात्मिक रास्ता ऊपर से नीचे आता है, परम सत्य से शुरू होकर हमारी दुनिया तक। वहीं ICRADM यानी वैज्ञानिक रास्ता नीचे से ऊपर जाता है, हमारे आसपास की दुनिया से शुरू होकर उन बड़े सवालों तक। लेकिन दोनों का मानना है कि हकीकत एक ही है। चलिए अब देखते हैं कि ये सिद्धांत असल में काम कैसे करता है। इसका जो मूल विचार है वो ये है कि हमारा अस्तित्व दो स्तरों पर मौजूद है। एक वो जो अभी प्रकट नहीं हुआ है, और दूसरा वो जिसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। इस पूरी थ्योरी के दिल में डुअल एस्पेक्ट मोनिज्म का आइडिया है। अब ये सुनने में भारी भरकम लगे, पर मतलब बड़ा आसान है। समझिए, एक ही सिक्के के दो पहलू। हकीकत एक ही है, लेकिन उसके दो चेहरे हैं। एक बाहरी दुनिया जिसे हम देख और छू सकते हैं, और दूसरी भीतरी दुनिया, यानी हमारे एहसास, हमारे अनुभव। और सबसे जरूरी बात, ये दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। यहाँ आकर ये आइडिया और भी साफ हो जाता है। जो अप्रकट क्षेत्र है उसे अध्यात्म की भाषा में निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। मतलब एक ऐसी अवस्था जहाँ कोई रूप, रंग, गुण नहीं है। और विज्ञान की भाषा में इसी को बिग बैंग से पहले का क्वांटम वैक्यूम कहते हैं, यानी वो शून्य जहां से सब कुछ शुरू हुआ। बिल्कुल उसी तरह जो प्रकट दुनिया है उसे अध्यात्म में सगुण ब्रह्म और विज्ञान में साइकोफिजिकल यूनिवर्स कहा गया है। और यही इस सिद्धांत का सबसे क्रांतिकारी दावा है। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा कि ये विचार एक जैसे हैं, बल्कि ये कह रहा है कि ये दोनों एक ही चीज हैं, बिल्कुल एक, बस नाम अलग अलग हैं। निर्गुण ब्रह्म ही वो क्वांटम अवस्था है, और सगुण ब्रह्म ही हमारा ये ब्रह्मांड है। तो ठीक है, अगर सब कुछ एक ही स्रोत से आया है, तो फिर ये ब्रह्मांड बना कैसे? इसके लिए ये सिद्धांत एक चक्रीय मॉडल, यानी एक ऐसा साइकिल पेश करता है जो हमेशा चलता रहता है। ये पूरा ब्रह्मांडीय चक्र 7 पड़ावों से गुजरता है। सब कुछ एक शांत, न्यूट्रल स्रोत से शुरू होता है। फिर एक छोटी सी क्वांटम हलचल से बिग बैंग होता है। इसके बाद हमारा ब्रह्मांड बनता है, फैलता है और विकसित होता है। और अरबों साल बाद जब सब कुछ अपनी ऊर्जा खो देगा, तो धीरे धीरे वापस उसी स्रोत में समा जाएगा, एक नया चक्र शुरू करने के लिए। तो ये तो हुई ब्रह्मांड की कहानी। लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड में मैं कहाँ से आया? हम सब जो महसूस करते हैं, जो सोचते हैं, यानी हमारी चेतना, उसका क्या? यह आज विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। वैज्ञानिक ये तो बता सकते हैं कि दिमाग के न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते कि उन न्यूरॉन्स की हरकतों से हमें खुशी या दुख का अनुभव कैसे होता है। वो एहसास कहाँ से आता है? इसी को चेतना की कठिन समस्या कहते हैं। ये सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड की हर चीज के दो पहलू हैं। एक भौतिक पहलू जिसे हम बाहर से देख सकते हैं, और एक मानसिक पहलू जो उसका अंदरूनी अनुभव है। ये दोनों हमेशा साथ होते हैं, और किसी चीज में चेतना का स्तर कितना है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो कितनी जटिलता से जानकारी को प्रोसेस कर सकती है।
और यहीं पर आकर ये सिद्धांत अपना सबसे साहसी दावा करता है। इसके लेखकों का मानना है कि इस परिभाषा के साथ विज्ञान की वो कठिन समस्या सुलझ जाती है। उनका कहना है कि चेतना दिमाग से पैदा नहीं होती, बल्कि वो पदार्थ का ही एक अभिन्न अंग है जो हमेशा से मौजूद था। तो चेतना की इस गुत्थी को समझने के बाद अब हम जीवन के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। मृत्यु के बाद क्या होता है? इस मॉडल के हिसाब से मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक घर वापसी है। जब कोई जीव मरता है तो उसका शरीर बिखर जाता है और उसके सारे मूल तत्व वापस उसी ब्रह्मांडीय स्रोत में मिल जाते हैं जहां से कभी सब कुछ शुरू हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नदी आखिर में सागर में मिल जाती है। और बिल्कुल यहीं पर अध्यात्म का मोक्ष का विचार सामने आता है। इस सिद्धांत के अनुसार मोक्ष का मतलब है मृत्यु के बाद उस परम स्रोत के साथ पूरी तरह से एक हो जाना, और ये तब संभव होता है जब कर्म की कुछ शर्तें पूरी होती हैं। तो अब हम इस चर्चा के आखिरी हिस्से में हैं। आइए देखते हैं कि ये सिद्धांत हमारे जीने के तरीके के बारे में क्या कहता है, क्योंकि ये सिर्फ एक वैज्ञानिक या दार्शनिक विचार नहीं है, इसके कुछ व्यावहारिक पहलू भी हैं। ये कर्म की एक बहुत ही व्यावहारिक और आधुनिक परिभाषा देता है। इसके अनुसार अच्छे कर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ऐसे काम करना है जो समाज की भलाई के लिए हो, जो नैतिक हो और जो लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हों। ऐसा जीवन जीने से मोक्ष का मार्ग आसान हो जाता है। तो संक्षेप में कहें तो इस मॉडल का लक्ष्य एक ऐसा संपूर्ण विश्व दृष्टि प्रदान करना है जो वैज्ञानिक तर्क और आध्यात्मिक शांति दोनों की प्यास बुझा सके। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जो तर्क संगत भी है और अर्थपूर्ण भी। और हम इस चर्चा को इसी बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ये सच में संभव है कि विज्ञान और अध्यात्म की सदियों पुरानी खाई को पाटा जा सके? क्या एक ही सिद्धांत में हर सवाल का जवाब मिल सकता है? ये यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन DPICR डैम जैसे मॉडल हमें दिखाते हैं कि कम से कम इस दिशा में सोचना तो मुमकिन है।